क्या एजिंग सच में एक ऐसा अंतत है जिसे रोका नहीं जा सकता? या फिर ये हमारे अंदर चलने वाला एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर प्रोसेस है जिसे मॉडिफाई और चेंज किया जा सकता है? क्या एक दिन इंसान की उम्र 80 या 90 ईयर्स नहीं, बल्कि 150 या 200 ईयर्स हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, अगर मौत का असली रीज़न कोई बाहर से आने वाली बीमारी नहीं, बल्कि डायरेक्टली हमारी सेल्स के अंदर कोडेड एक प्रोग्राम है, तो क्या इस प्रोग्राम को एक कंप्यूटर की तरह फिर से रीराइट किया जा सकता है? सदियों से किंग्स, एल्केमिस्ट्स और बिलियनर्स जिस लेजेंडरी तलाश में थे, आज वो बड़े बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में एक सॉलिड साइंस बन रही है। तो क्या ये मिथ सच में रियलिटी बन सकता है? क्या जेनेटिक इमॉर्टैलिटी सच में पॉसिबल है? आज हम ह्यूमन लाइफ की लिमिट्स, बायोलॉजी के ब्रेकिंग पॉइंट और मौत को हराने के आइडिया को करीब से देखेंगे। इस बड़े टॉपिक पर बात करने से पहले हमें एक बड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। जेनेटिक इमॉर्टैलिटी से हमारा क्या मतलब है? हम साइंस फिक्शन मूवीज में दिखने वाली यूएस एबेदी जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होती, जहां बुलेट असर नहीं करती या जो यूनिवर्स के एंड तक चलती है। मॉडर्न साइंस इमॉर्टैलिटी वर्ड से जो समझती है वो है एजिंग को स्लो करना, वक्त के साथ होने वाले सेल्यूलर डैमेज को डिले करना और सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्दी लाइफ स्पैन को बढ़ाना। यानी साइंस आज मौत को पूरी तरह खत्म करने से ज्यादा एजिंग नाम के अस बायोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के मैकेनिज्म को समझने और उसे एक बीमारी की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रही है। हमारी बॉडी क्यों कोलैप्स होने लगती है, ये समझने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सेल्स की दुनिया में जाना होगा। जब हम जवान होते हैं, हमारी बॉडी एक परफेक्ट फैक्ट्री की तरह काम करती है। डैमेज होने वाले पार्ट्स तुरंत रिपेयर हो जाते हैं या हटा दिए जाते हैं। लेकिन सालों बाद इस फैक्ट्री में काम बिगड़ने लगता है। हर दिन सनलाइट, स्ट्रेस, गलत खानपान और ऑक्सीजन की वजह से हमारी सेल्स में छोटे छोटे डैमेज इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा जेनेटिक कोड यानी डीएनए डैमेज हो जाता है, प्रोटीन्स खराब हो जाते हैं और सेल्स को एनर्जी देने वाले माइटोकॉन्ड्रिया फेल होने लगते हैं। साइंस की दुनिया में इस कोलैप्स के सबसे डार्क पॉइंट को सेल्यूलर सेनेसेंस यानी ज़ॉम्बी सेल्स कहा जाता है। ये ज़ॉम्बी सेल्स ना तो मरते हैं और ना ही काम करते हैं। ये बस बॉडी के अंदर रहकर अपने चारों तरफ टॉक्सिक इन्फ्लेमेशन फैलते हैं और बॉडी को अंदर से जहरीला बनाते हैं। एजिंग वही चीज़ है जब ये ज़ॉम्बी सेल्स और डैमेज बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। सेल्स इस ज़ॉम्बी स्टेट में कैसे आती हैं, ये समझने के लिए हमें साइंस की सबसे बड़ी ऑब्सेशन टेलोमियर्स को देखना होगा। आप शूज के लेसेस के एंड पर लगे यूएस छोटे प्लास्टिक पीस को जानते होंगे जो लेस को खुलने से रोकता है। एग्जैक्टली वही काम हमारे क्रोमोसोम्स यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के एंड पर लगे प्रोटेक्टिव कैप्स करते हैं। इन्हें टेलोमियर्स कहते हैं। हमारी बॉडी की सेल्स जब भी डिवाइड और रिन्यू होती हैं, ये टेलोमियर्स थोड़े और छोटे हो जाते हैं। सालों बाद ये कैप्स इतने छोटे हो जाते हैं कि सेल अब डिवाइड नहीं हो पाती और एजिंग शुरू हो जाती है। लेकिन साइंटिस्ट ने यहाँ एक रास्ता ढूंढ लिया है, टेलोमरेज नाम का एक स्पेशल एंजाइम। इस एंजाइम में उन छोटे टेलोमियर्स को फिर से लंबा करने की एबिलिटी होती है। और अगर हम इस एंजाइम को सही तरह से कंट्रोल कर सकें, तो हम सेल्स की डिवीजन लिमिट को पूरी तरह हटा सकते हैं। ये लब में उम्मीद की पहली बड़ी किरण थी। तो क्या सिर्फ छोटे होते टेलोमियर्स हाई गुनहगार हैं? जब बात हमारे जेनेटिक कोड की आती है, तो मैटर और भी कॉम्प्लेक्स और एक्साइटिंग हो जाता है। साइंटिस्ट्स ने जब 100 साल तक हेल्दी जीने वाले लोगों और फैमिलीज को स्टडी किया, तो उन्होंने डिस्कवर किया कि इन लोगों के पास लकी जीन्स हैं। उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल जीन्स हैं जो डीएनए रिपेयर बहुत अच्छे से करते हैं और सेल्यूलर मेंटेनेंस मैकेनिज्म को परफेक्टली चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, FOXO3 जीने या सर्टन नाम के प्रोटीन ग्रुप्स एजिंग की स्पीड को स्लो करने में अमेजिंग इफेक्ट रखते हैं। लेकिन ज़्यादा खुश मत होइए। रिसर्च से पता चला है कि इंसान में इंजेक्ट करके यूज इमॉर्टल बनाने वाला कोई सिंगल मैजिक जीन नहीं है। एजिंग एक सिंगल नोट नहीं है, बल्कि हजारों जीन्स द्वारा बजाया गया एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिम्फनी है। अगर कोई एक इमॉर्टैलिटी जीन नहीं है, तो अन बड़ी लैब्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने वाले साइंटिस्ट आखिर किस चीज़ के पीछे हैं? बेसिकली उनके 4 टारगेट्स हैं: बॉडी से अनटॉक्सिक ज़ॉम्बी सेल्स को साफ करना, सेल्स के रिपेयर मैकेनिज्म को फास्ट करना, टिश्यू रीजेनरेशन बढ़ाना और सबसे इम्पॉर्टेंट, सेल्स को असली मायने में फिर से जवान यानी रिजुविनेट करना। जब वो इस चौथे टारगेट तक पहुंचे, तो साइंस की दुनिया हिल गई।
2006 में नोबेल प्राइज विनर जापानीज साइंटिस्ट शिन्या यामानाका ने 4 स्पेशल प्रोटीन्स का यूज करके एक पुरानी एडल्ट सेल को बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बेबी की स्टेम सेल की तरह 0 पॉइंट पर वापस लाने में कामयाबी हासिल की। यामानाका फैक्टर्स नाम की इस डिस्कवरी ने प्रूव कर दिया कि बायोलॉजिकल क्लॉक को सिर्फ स्लो नहीं किया जा सकता बल्कि उस पीछे भी घुमाया जा सकता है। ए फ्लैट बात साइंस फिक्शन से निकल कर सीरियस होने लगी थी। यामानाका फैक्टर्स की वजह से लैब एनवायरनमेंट में एक पीट्री डिश में सेल के एजिंग साइंस को अरेज करना और उस जवान बनाना पॉसिबल है। यहाँ तक कि उन्होंने इसे एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में पार्शियल रिप्रोग्रामिंग के नाम से ट्री किया और चूहों माइस के मसल टिश्यूज और आई नर्व्स में रिजुवनेशन देखा। लेकिन ये रिजल्ट्स हमें तुरंत इमोर्टल नहीं बनाते, क्योंकि एक सेल को रिसेट करना और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ऑर्गन को रिसेट करना दोनों अलग बातें हैं। अगर आप ये रिजुविनेशन जीन्स बॉडी को बिना कंट्रोल के देंगे तो सेल्स को पता नहीं चलेगा कि कहाँ रुकना है और ये यूथफुलनेस तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होकर बड़े कैंसर ट्यूमर्स में बदल सकती है। जवानी और कैंसर के बीच की यूएस पतली लकीर को एडजस्ट करना आज साइंस की सबसे खतरनाक बैलेंस है जिसे वो सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। इन सब डेंजर्स से बचकर ह्यूमन जेनेटिक्स के साथ डायरेक्टली खेलने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट वेपन है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी हमारे जेनेटिक कोड पर एक वर्ड प्रोसेसर की तरह कट एंड पेस्ट करने की परमिशन देने वाली एक रेवोल्यूशनरी मोलेक्युलर सीजर है। थ्योरेटिकली फ्यूचर में हम एजिंग या बीमारियों का कारण बनने वाले फॉल्टी जीन्स को ढूंढ कर उन्हें क्रिस्पर से कट कर सकते हैं और उनकी जगह हमें ज़्यादा लंबी जिंदगी देने वाले हेल्दी जीन्स पेस्ट कर सकते हैं। सुनने में अमेजिंग लगता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बायोलॉजिकल लिमिट ये है, एजिंग कोई सिंगल जीन इवेंट नहीं है। बायोलॉजी एक अनबिलीवेबल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। एजिंग रोकने के लिए आप जिस जेने को टच करेंगे वो गलती से आपके ब्रेन का काम रोक सकता है या आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है। जीन्स बदलना आसान है, लेकिन यूएस बदलाव का बटरफ्लाई इफेक्ट प्रिडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। जब इंसान पर अप्लाई करना इतना रिस्की है तो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। वहाँ रिजल्ट्स कैसे हैं? रिजल्ट्स सच में फैसिनेटिंग हैं। लैब एनवायरनमेंट में जिन राउंडवर्म्स की जेनेटिक्स बदली गई उनकी लाइफ स्पैन 100% बढ़ गई, यानी डबल हो गई। चूहों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स में कैलोरी रिस्ट्रिक्शन यानी जानवर को एक खास भूख हंगर लिमिट में रखने से मेटाबॉलिक पाथवेज बदल गए और चूहा बहुत ज़्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ जिया। यहाँ तक कि जब एक बूढ़े चूहे का ब्लड सर्कुलेशन एक जवान चूहे के साथ कनेक्ट किया गया तो बूढ़े चूहे के ऑर्गन्स में साफ रिजुविनेशन देखा गया। लेकिन यहाँ साइंस के यूएस ठंडे और बेरहम रूल को नहीं भूलना चाहिए। जो चीज़ चूहे में काम करती है वो 100 किलो के कॉम्प्लेक्स इंसान में वही रिजल्ट नहीं देती। हम बड़े साइज के चूहे नहीं हैं, क्योंकि जो एनालॉजी यानी कंपैरिजन हमने शुरू में किया था वो एक्चुअली गलत था। एजिंग कोई एक बीमारी नहीं है। इससे रोकने का कोई एक मैजिक बटन, एक गोली या एक वैक्सीन नहीं है। एजिंग बॉडी के सैकड़ों अलग अलग सिस्टम्स का एक साथ धीरे धीरे और एक दूसरे को अफेक्ट करते हुए कोलैप्स होने का एक मल्टी लेयर्ड इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ह्यूमन बॉडी कोई ऐसी कार या मैकेनिकल मशीन नहीं है जिसका खराब पार्ट आप बदल सकें। ह्यूमन बॉडी हर एक पार्ट का दूसरे पर असर डालने वाला, लगातार बदलने वाला, फ्लूइड और अनबिलीवेबल कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। आप एक इकोसिस्टम को एक सिंगल टच से इमोर्टल नहीं बना सकते। इसलिए आज सीरियस साइंस वर्ल्ड और रैशनल लैब्स के बड़े हिस्से के लिए असली गोल एक एंडलेस लाइफ नहीं है। असली गोल वो है जिसे मेडिसिन में हेल्थ स्पैन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इंसान 150 साल जिए और उसके आखिरी 50 साल बिस्तर पर मेमोरी खोकर और दर्द में हॉस्पिटल में गुजरे। इंपॉर्टेंट ये है कि इंसान 100 साल की उम्र तक टेनिस खेल सके, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सके और उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर और हेल्दी रहे। साइंस उम्र के सालों को बढ़ाने के बजाय अन सालों के अंदर की हेल्थ को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ये सवाल हमें लब से निकल कर डायरेक्टली ह्यूमन सिविलाइजेशन के बीच में फेंक देता है। अगर इंसान एवरेज 150 साल जीने लगे तो इकोनॉमी इसे कैसे हैंडल करेगी? आज जो रिटायरमेंट सिस्टम 65 इयर्स की उम्र पर बेस है वो 150 साल जीने वाले इंसान को पेंशन कैसे देगा? क्या लोग 90 इयर्स की उम्र में फिर से यूनिवर्सिटी जाएंगे? जब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी तो इस प्लैनेट के पास पानी, खाना और एनर्जी रिसोर्सेज इतने लोगों के लिए कैसे काफ़ी होंगे? और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या हम ये इमॉर्टैलिटी टैब डिस्कस करेंगे जब ज़मीन की जगह आसमान में मार्स कॉलोनीज बन चुकी होंगी?
ये पॉइंट टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को पार करके एक बहुत बड़ी सोशियोलॉजिकल क्राइसिस और सिविलाइजेशन डिज़ाइन में बदल जाता है। और इस सिविलाइजेशन डिज़ाइन के बिल्कुल बीच में वो सबसे डार्क, सबसे चुभने वाला एथिकल सवाल है, क्या ज़्यादा लंबी ज़िंदगी सच में सबके लिए पॉसिबल होगी? आज भी दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जिन्हें साफ पानी और बेसिक मेडिसिन्स नहीं मिलती, तो जब 150 साल जीने की टेक्नोलॉजी आएगी तो ये किसका हक होगा? अगर ये जेनेटिक रिजुविनेशन थेरेपीज़ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हुई तो क्या सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग हाई मौत को चैलेंज करेंगे? तब दुनिया में इनइक्वालिटी सिर्फ एक इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं रहेगी, बल्कि एक बायोलॉजिकल कास्ट सिस्टम और एक नए मास्टर स्लेव ऑर्डर में बदल जाएगी। लंबी जिंदगी की चाह और इंसानियत की इंसाफ, जस्टिस की तलाश एक दूसरे से बुरी तरह टकराएंगी। इन सब जीन्स, टेलोमियर्स, एनिमल एक्सपेरिमेंट्स और फिलोसॉफिकल क्राइसिस को जब हम एक साथ लेते हैं तो हमारे असली सवाल का जवाब क्लियर हो जाता है। क्या जेनेटिक इमॉर्टैलिटी पॉसिबल है? आज की और नियर फ्यूचर की साइंटिफिक रियलिटी के हिसाब से नहीं। रियल सेंस में इमॉर्टैलिटी या इनविंसिबिलिटी अभी तक पॉसिबल नहीं है। नेचर ने मौत नाम के अस फाइनल इरेजर से सिस्टम को साफ करने का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ एजंग को स्लो करना, सेल्यूलर डैमेज को सेल्यूलर लेवल पर रोकना और इंसान की हेल्दी लाइफ स्पैन को हिस्ट्री में कभी ना देखे गए लेवल्स तक ले जाना अब साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि डायरेक्टली सॉलिड साइंस और इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है। 120 साल की उम्र को हेल्थ के साथ देखना आने वाली जनरेशन्स के लिए काफ़ी आम बात हो सकती है। इंसानियत जब से वजूद में आई है वो मौत से डरी है और उससे बचने के रास्ते ढूंढती रही है। किंग्स ने अपनी कब्रों में सोना रखा, एम्परर्स ने इमॉर्टैलिटी एलिक्सिर ढूंढते हुए अपनी जान दे दी। आज हम वही तलाश माइक्रोस्कोप्स के नीचे जेनेटिक सिजर्स के साथ कर रहे हैं। शायद इस यूनिवर्स में इंसानियत का असली गोल मौत को पूरी तरह हराना और सिस्टम को फ्रीज करना नहीं है। शायद असली बड़ी कामयाबी बुढ़ापा और दर्द को थोड़ा और लेट शुरू कर पाना है, अंधेरे कमरे में जाने से पहले धूप में थोड़ा और ज़्यादा वक्त बिताना है। शायद इमॉर्टैलिटी हमेशा के लिए जीना नहीं है। शायद इमॉर्टैलिटी का मतलब सिर्फ ज़्यादा देर तक सच में और आज़ादी से जी पाना है। तो आप क्या सोचते हैं? अगर आपको हेल्दी तरीके से 150 साल जीने की गारंटी दी जाए तो क्या आप इस हक का यूज़ करेंगे, या फिर नेचर के अन पुराने रूल्स के साथ रहना पसंद करेंगे? अपने थॉट्स और डर कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। लाइफ और फ्यूचर के सीक्रेट्स को डिस्कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें।